हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे थे जो कि था विटनेस के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने बीएसए का सेक्शन 134 तक कवर कर लिया। इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारा सेक्शन 130 से लेके 134 तक है, और जहाँ से इंडियन एविडेंस एक्ट खत्म होता है वहाँ से बीएसए शुरू होता है। तो 135 से लेके 139 तक आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले जो विटनेस वाला पोर्शन था वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अगर वहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, या उस वीडियो में आप मेंशन कर देना। आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। चलिए, तो इसमें क्या कहता है, जो विटनेस होता है, विटनेस इधर क्या है, वो पार्टी टू द सूट नहीं है। पहली चीज क्या है, ये जो विटनेस है पार्टी टू द सूट नहीं है, तो हम उसे कंपेल नहीं कर सकते, है ना, कि कोई भी वो टाइटल डीड्स लेके आए, मतलब कोई भी वो डॉक्यूमेंट लेके आए जिससे कि उसका चिट्ठा खुल जाए, मतलब उसकी चीज सामने आ जाए। जैसे ए है, ठीक है, अब क्या कहते हैं कि ये मान लो किसी जमीन पे रह रहा है और जमीन जो है इसने अनलॉफुली ले रखी है। अब बी जो है उसका नेबर है, वो विटनेस देने आया है, विटनेस बन के आया है। तो अब जब ये दे रहा है, गवाही दे रहा है, विटनेस मतलब विटनेस अपना काम कर रहा है, तो ए बोलता है कि अच्छा तुम मेरे बारे में बड़ा बोल रहे हो, जरा जो तुम्हारी जमीन है जरा उसके टाइटल डीड्स लेके आना, जरा उसका डॉक्यूमेंट लेके आना, है ना, क्योंकि इसे पता है ए को कि बी जो है बी ने भी अनलॉफुली ले रखा है। तो ऐसे में कोर्ट कहता है, मतलब जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो ये कहता है कि हम किसी भी विटनेस को कंपेल नहीं कर सकते हैं जो पार्टी टू द सूट नहीं है। हम उसे कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं अगर वो हमारे मेन मैटर से नहीं जुड़ा हुआ, मतलब उसका जो मेन मुद्दा जो है हमारे केस का उससे नहीं जुड़ा हुआ, तो हम क्यों उसे कंपेल करेंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं विटनेस को कंपेल करूं, मान लो आज बी से बोल दिया गया कि तुम जो है अपनी प्रॉपर्टी के जरा कागज लेके आओ, और बी यहाँ पे अनलॉफुली रह रहा है, तो क्या बी विटनेस बनने आएगा? कभी नहीं। और हमें पता है कि जब हम सारे केसेस डील करते हैं विटनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमारे पास सीधे तो हर चीज के प्रूफ नहीं होते हैं ना, विटनेस के थ्रू ही तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है विटनेस कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसी चीजें नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो मना करता है, हम कंपेल नहीं कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक बार सेक्शन रीड कर देती हूँ। नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट, नॉट अ पार्टी टू अ सूट shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document, है ना, in virtue of which he holds any property as pledgee or mortgagee or any document the production of which might tend to criminate him, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलेगा जिससे कि उसकी सारी चिट्ठियां खुल जाए, है ना, सारा उसका सब पता चल जाए, तो जिससे कि चांसेस हो कि वही पानी में डूब जाए। तो ऐसे कोई भी चीज़ हम लोग कंपेल नहीं कर सकते हैं विटनेस से वो चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, अनलेस ही हैज अग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस देम विद द पर्सन सीकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच डीड्स और सम पर्सन थ्रू होम ही क्लेम्स। तो अगर अग्रीमेंट है राइटिंग में तब हम मना क्यों करेंगे, जब वो खुद ही करना चाह रहा है तो मैं होती कौन हूँ मना करने वाली। लेकिन वैसे तो हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये बात कहता है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेक्शन 136 ऑफ बीएसए। ये सेक्शन बेसिकली उन लोग को कवर करता है जिनके पास मान लो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन लोग के एजेंट्स होते हैं, है ना, मतलब उनके बिहाफ पे कोई और जो है डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करता है, वो लोग नहीं होल्ड करते, उनके मैनेजर्स होते हैं। तो अगर मान लो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि मेरे को कोर्ट, मतलब जो हमने अभी पढ़ा जैसे ऊपर वाले सेक्शन, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग मतलब मेरे को मना कर दिया गया है, मतलब मेरे को कंपेल नहीं किया जा रहा है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। अगर जब मुझे कंपेल नहीं किया जा रहा है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो मेरे बिहाफ पे जो होल्ड कर रहा है उसे भी कंपेल नहीं किया जा सकता डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सपोज मेरा कोई एजेंट है ना, कोर्ट में मैं एज अ विटनेस गई, मान लेते हैं मैं विटनेस गई, ठीक है। अब जैसे ऊपर वाला हम लोगों ने सेक्शन देखा, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, करेक्ट, सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे यहाँ पे कंपेल नहीं किया जा सकता डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर मान लो मेरे बिहाफ पे मेरा कोई एजेंट होल्ड कर रहा है, या सपोज मेरे एडवोकेट के पास है, या मेरे मैनेजर के पास है, किसी के भी पास है, मेरे बिहाफ पे कोई होल्ड कर रहा है, तो क्या उसे कंपेल किया जा सकता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे नहीं कंपेल किया जा सकता तो मेरे बिहाफ पे अगर कोई और होल्ड कर रहा है तो उसे भी कंपेल नहीं किया जा सकता, अनटिल एंड अनलेस मैं अगर कंसेंट दे दूं, तब तो कोर्ट भी, या कोर्ट हो गया या एक्ट हो गया, कोई मतलब अधिनियम हो गया, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ना, अगर मैंने कंसेंट दे दिया तो। रीड करूं एक बार आपके लिए,
एक बार रीड कर देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। No one shall be compelled to produce document in his possession और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखो क्या है इसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स की भी बात करी गई है और किसकी बात करी गई है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करी गई है। Under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession or control। ठीक है, लेकिन unless such last mentioned person यानी कि मैं कंसेंट टू देयर प्रोडक्शन, मैं कह रही हूँ कि यू कैन, मैंने कंसेंट दे दिया है तो बस, तो फिर क्या है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड। इज इट क्लियर? चलो अब आते हैं अब हम लोग सेक्शन 137 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सेक्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो क्या कहता है, हम किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते कि अपने अगेंस्ट विटनेस बने, कि अपने आप को ही सेल्फ इंक्रिमिनेट करे। ये सेक्शन उसके साथ कॉन्सोनेंस में नहीं है, ये इसका एक्सेप्शन है। अगर कोर्ट कहती है किसी से आंसर करने के लिए तो वो ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि अगर मैंने आंसर किया तो ये इनक्रिमिनेटिंग होगा, मतलब मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल सकता है या फिर मेरे अगेंस्ट कोई सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। ये एक्सक्यूज देख के कोई भी विटनेस मना नहीं कर सकता है कोर्ट को आंसर देने से, मतलब उसको कोर्ट को आंसर देना होगा। क्या समझे इसका मतलब आपने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो पढ़ा उसका एकदम ये क्या है, उसके साथ कंसोनेंस में नहीं है ना। देखो अभी जो आपने ऊपर सेक्शन 135 पढ़ा था ना, उससे मत कंफ्यूज होना, वो क्या था, वो मेन मैटर नहीं था। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, अभी जो कोर्ट क्वेश्चन पूछ रही है वो मेन मैटर से रिलेटेड है, ठीक है, वो मेन मुद्दा है। तो अगर मैं सेक्शन 137 को देखूं तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो सबसे पहले जो है वो है हमारा जुडिशियल डिस्क्रिशन, ठीक है, कि जो कोर्ट है, जुडिशरी है, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है जो कि मेन इशू से रिलेटेड है, और आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ये 2 एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ये मेरे को क्रिमिनेट करेगा, मतलब मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है या फिर मेरे अगेंस्ट कोई सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। मतलब ये 2 बहाने तो नहीं चलने वाले हैं, है ना। ये वही वाला बहाना हो गया कि हमेशा, मतलब मैं तो यही यूज़ करती थी, हमेशा लेट होती थी और कहती थी कि ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक बस मेरे लिए ही होता था। तो मतलब ये 2 रीजंस तो नहीं दिए जा सकते, ठीक है। और दूसरा जो हिस्सा है वो है प्रोवाइजो। ये क्या कहता है, ये बात कहता है कि जो भी विटनेस बोल रहा है, ठीक है, जिससे चांसेस हैं कि वो मतलब खुद को क्रिमिनेट कर सकता है, सिविल सूट फाइल हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी केस में यूज होगा, किसी और केस में उसके अगेंस्ट नहीं यूज होगा। सिर्फ वो आज के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब उस केस के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद वो क्या उसने बोला सब भूल गए, ठीक है, मतलब जो उसने बोला वो क्या हो गया, अनडन हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ वो उसी केस से जुड़ा हुआ है। हाँ, एक पनिशमेंट दी जा सकती है अगर वो झूठ बोलेगा, तो सेक्शन 193 आईपीसी, यानी कि हमारा भारतीय न्याय संहिता का 229 BNS, इसके अंदर इसको सजा हो सकती है, बाकी कोई और सजा नहीं होनी है। अब मैं एक बार आपके लिए रीड करती हूँ और आप भी फटाफट से इसे देखो, ठीक है। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit और इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो ये दोनों में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिमिनल केस में ही जो है कंपेल किया जा सकता है, नहीं, चाहे क्रिमिनल केस चल रहा हो चाहे सिविल केस, दोनों में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज है मैटर इन इशू, विच इज रिलेवेंट टू मैटर इन इशू। तो मैटर इन इशू क्या है ना, तो अभी समझ लो, मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना। आप सीपीसी पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, बट स्टिल मैं थोड़ा और डिटेल में कवर करूंगी, यहाँ का पार्ट नहीं है। अभी इतना समझ जाओ कि इंपॉर्टेंट है, केस से जुड़ा हुआ है। Okay, so a witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate। मतलब या तो criminate कर देगा या chances भी हैं, तो भी बहाना नहीं चलेगा। Such witness or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind।
मतलब ये किसकी बात करें, सिविल केस की बात करें। लेकिन अब ये था हमारा पहला पार्ट इस सेक्शन का। दूसरा पार्ट इसका प्रोवाइजो। अब प्रोवाइजो पढ़ो। दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शेल बी कंपेल्ड टू गिव शेल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन। तो ये यहाँ पे जो भी इसने बात बोली है ना इस केस में, उससे उसका कोई अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, और ना ही और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी नहीं उसके अगेंस्ट प्रूव किया जाएगा, एक्सेप्ट आ प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर। अगर वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है, जब उससे पूछा जा रहा है और वो गलत बता रहा है, तो यहाँ पे हमारे ये वाला सेक्शन लगेगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। आपने जस्ट आज बोला, बात खत्म। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 139। 138 को हम लोग बाद में देखेंगे, अकम्प्लिस के बारे में डील कर रहा है। ओके, सो सेक्शन 139 ये बात करता है नंबर ऑफ विटनेस। नंबर ऑफ विटनेस मतलब सपोज कोई भी केस चल रहा है, तो उस केस में मतलब कोई एक फिक्स नंबर ऑफ विटनेस नहीं है जिससे कह दिया जाए कि अच्छा इतने लोग, इतने विटनेस इसके अंदर, ओ मतलब तो बात पक्की पक्की प्रूव हो गई। नहीं, एक विटनेस भी काफ़ी है। अगर एक विटनेस जो रिलायबल लग रहा है, तो उसी विटनेस के बेसिस पे कन्विक्शन किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 विटनेस होना चाहिए, 5 विटनेस होना चाहिए, नहीं, एक आई एम सेइंग जस्ट वन विटनेस इज इनफ। अगर उसका जो विटनेस है वो अगर रिलायबल है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी के बेसिस पे, उसी के एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्शन किया जा सकता है। बस इतनी सी बात कहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोरबोरेशन, हम हमेशा क्या बोलते हैं, इसे रूल ऑफ प्रूडेंस कहा जाता है। रूल ऑफ प्रूडेंस क्या कहा जाता है कि ये हमेशा अच्छा रहता है कि जो भी हमारे पास विटनेस है हम उसे कोरबोरेट कर ले। कोरबोरेट मतलब क्या, मैंने आगे मतलब पिछले वीडियोस में बहुत बार बता रखा है, लेकिन अगर इन केस कोई पहली बार देख रहा है तो नॉर्मली मैं बोलूँ कोरबोरेट करना मतलब क्रॉस चेक करना टाइप्स। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्ट वर्ड तो यूज़ करना एकदम अप्रोप्रिएट नहीं होगा, लेकिन क्रॉस चेक करना मतलब चेक कर लेना, दोबारा से उसका पुष्टिकरण करना। ठीक है, तो ये रूल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है, कोरबोरेट करना। और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, मतलब रूल ऑफ लॉ कोरबोरेशन के बारे में नहीं कहता, वो कहता है कि जस्ट एक विटनेस इज सफिशिएंट इफ इट इज रिलायबल। लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है, हमेशा कोरबोरेट करना चाहिए, हमेशा डबल चेक करना चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।